देखिए आपका सीआरपीसी पिछले लेक्चर में आपका अब जो ये पढ़ाया जाएगा इसमें भाई फिर बता दिया जाए। मेंस के लिए भी क्वेश्चन बनता है और प्री में भी क्वेश्चन बनता है और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बनता है। तो जितने प्रकार के आपका क्वेश्चन बने हैं यानी कि शुद्ध रूप से धारा 2 के बाद जो मेंस के लिए पढ़ी पढ़ी जाती हैं या क्वेश्चन आते हैं वह इस चैप्टर से शुरू होते हैं। और आपका अध्याय 5 आपका व्यक्तियों की गिरफ्तारी। लेकिन अध्याय 5 में जो व्यक्तियों की गिरफ्तारी जो पढ़ाया जाएगा, कल भी बताया गया कि ये तब लागू होगा जब वारंट के बिना या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तारी हो रही हो और अगर न्यायालय ने या मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है तो अलग धाराएं चलेंगी। और वह कहां से कहां तक, तो 70 से लेकर 81। तो नियम ये कहता है कि जैसे ही आप 41 से लेकर 60 तक पढ़िए वारंट के बिना गिरफ्तारी, वैसे ही आप वारंट जारी करा के और वारंट पर भी गिरफ्तारी पढ़ लीजिए। और एक साथ दोनों हम पढ़ाएंगे भी, इसमें कोई शक नहीं है। तो आइए, लेकिन इसके पहले कुछ क्वेश्चन आपका सामान्य बन रहे हैं और मेंस में अलग से बन रहे हैं, उसको देखा जाए। आपका सामान्य सामान्य क्वेश्चन तब आपका शुरू किया जाए कैक मॉडल। देखिए आपका बिहार उहार और यूपी एपीओ तमाम जगह ये क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि प्रिवेंटिव अरेस्ट क्या है, निवारक गिरफ्तारी क्या है, इसका उल्लेख करिए। तो अगर कहीं भी क्वेश्चन आए कि प्रिवेंटिव अरेस्ट क्या है, निवारक गिरफ्तारी क्या है, तो निवारक गिरफ्तारी का मतलब ही हुआ कि अपराध करने के पहले ही व्यक्ति को क्या कर लिया जाए, अरेस्ट। ताकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि इलाज से परहेज बेहतर होता है। तो पहले ही परहेज कर लिया जाए ताकि इलाज की आवश्यकता ही न पड़े। तो आप इसको भी मॉडल हम अलग से बताएंगे इसी में आगे। तो इसमें जो भूमिका आपकी बांधनी है वह एक सामान्य नियम से बांधना है कि जनरल रूल या सामान्य तौर पे नियम यह है कि यानी कि सामान्यतः किसी व्यक्ति को अपराध करने के पश्चात ही अरेस्ट या गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। आपका सीआरपीसी के चैप्टर 11 में पुलिस का निवारक कार्य दिया गया है, जिसका उद्देश्य है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैक्सिम लिखिएगा जरूर। आपका इलाज से क्या होता है, परहेज बेहतर। और इसकी धारा 151 लिखनी पड़ेगी, जहाँ की यदि ये आशंका है कि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध कर सकता है और पुलिस को लगता है कि बिना गिरफ्तार किए हुए इसे कॉग्निजेबल ऑफेंस करने से रोका नहीं जा सकता, तो पुलिस अपराध करने के पहले ही उसे क्या कर लेगी, गिरफ्तार। इसी को हम एक लाइन में क्या कहेंगे, निवारक गिरफ्तारी या अपराध के पूर्व गिरफ्तारी, अपराध करने के पहले गिरफ्तारी, यानी कि एंट्री आपका सेपेट्री अरेस्ट, एंट्री सेपेट्री अरेस्ट या निवारक गिरफ्तारी यानी कि प्रिवेंटिव अरेस्ट। इसको डिटेल में आगे बताया जाएगा। एक मॉडल जो नया ये बन रहा है, दूसरा जो मॉडल बन रहा है वह आपका ये बन रहा है नया मॉडल एकदम। देखिए कि न्यायाधीशों को गिरफ्तारी से क्या क्या संरक्षण प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार विवेचना करिए। ये मेंस में आया। इसमें भी आपको हम डिटेल में बताएंगे। एक लीडिंग केस देखना पड़ेगा
और 5-6 जो गाइडलाइंस दी गई उसको देखना पड़ेगा। और वह केस है, संविधान में भी पढ़ा गया था, दिल्ली न्यायिक सेवा संघ बनाम स्टेट ऑफ गुजरात, वो भी हम बताएंगे अलग से। तीसरा क्वेश्चन जो इधर सामान्य बनता है कि जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है उसका क्या क्या अधिकार है, यानी कि गिरफ्तार व्यक्ति के भी कुछ अधिकार है। उन अधिकारों का सुसंगत वादों का उल्लेख करते हुए विस्तृत वर्णन करिए। तो अभी हम इसी क्वेश्चन को शुरू करेंगे, पहले भूमिका हो जाए। तो गिरफ्तार व्यक्ति के 10 कम से कम राइट लिखनी है, उसको कोरिलेट करके लिखना है। कोरिलेट का मतलब ये हुआ कि अगर संविधान में अधिकार है, सीआरपीसी में है, अन्य कानून में है, तो सेक्शन जरूर उल्लेख करिए, लेकिन वह अधिकार एक दो दो तीन लाइन में समेट दीजिए। लेकिन आप जरूर लिखेंगे कि संविधान का अनुच्छेद ये, सीआरपीसी की धारा। इसमें आपका कम से कम 2 केस लिखना पड़ेगा। जो गिरफ्तार व्यक्ति के राइट है, कम से कम 2 केस याद करना पड़ेगा। एक जोगिंदर सिंह का केस आता है, जोगिंदर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी का केस आता है, ये लिखना है। और दिलीप कुमार बसु यानी कि DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। जो DK बसु बनाम दिलीप कुमार बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का केस है, ये केस काफ़ी लीडिंग है और किताबों में बहुत विस्तृत तौर पे सीआरपीसी में भले न दिया हो, आप इसको कवर करेंगे संविधान के अनुच्छेद 21 से। यानी कि जोगिंदर सिंह का भी केस, DK बसु का केस सीआरपीसी में थोड़ा, और दिल्ली न्यायिक सेवा संघ का केस सीआरपीसी में थोड़ा हो सकता है किताबों में कम हो, तो इसको सीआरपीसी से नहीं कवर करना है। इसको कहाँ से मिलाकर लिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें डिटेल में दिया है। संविधान खोलिएगा तो दिल्ली न्यायिक सेवा संघ में क्या क्या प्रिंसिपल ले डाउन किए गए, इसको 6 प्रिंसिपल साथ किए गए, वह दिया है और वह बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में भी बना है, वह ये बना है कि अगर किसी व्यक्ति को इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से अरेस्ट कर लिया गया है या अरेस्ट किया जाता है, तो उसको क्या रिलीफ प्राप्त है कानूनन, उसको क्या अधिकार प्राप्त हैं, वो बताइए। तो अवैध गिरफ्तारी में अलग से क्वेश्चन बन जाता है। तो आपका पहला हम क्वेश्चन उठा रहे हैं भाई, अभी सेक्शन आज तो नहीं आ पाएगा, हो सकता है कल भी ना आए, क्योंकि ये 3-4 क्वेश्चन जब तक न निपटे तब तक सेक्शन नहीं पढ़ाया जा सकता। ये सामान्य क्वेश्चन है, आप चाहें कि एक सेक्शन में मिल जाए तो आपको जितने ये बताए गए क्वेश्चन पहले इसको समझा दिया जाए, उसके बाद ही आपका सेक्शन शुरू होता है। यानी कि आपका इस चैप्टर में समय लगता है। प्री के लिए फिर बता दिया जाए तब इसको शुरू किया जाए। प्री के लिए आप मैं बता दूं, धारा 41 से लेकर और 60A तक जितनी धाराएं हैं सभी धाराएं रटनी है, सभी धाराएं पढ़नी है। 41 41 41 भी जो जोड़ी गई है वो भी पढ़ना है। आपका नई धाराएं भी, अगला जो मॉडल आपको मिलेगा वह आपका महिलाओं की गिरफ्तारी, महिला द्वारा रात में महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, महिला का मेडिकल चेकअप महिला द्वारा, यानी कि जहाँ जहाँ महिलाओं का उल्लेख रहेगा उसको एक जगह हम एकत्र भी करवा देंगे। इस पर भी 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं, पिछली बार भी बने थे। 46 का आपका नीचे वाला खंड बना था कि अगर महिला को गिरफ्तार करना है तो कौन पुलिस अधिकारी करेगी, महिला। महिला की शरीर की तलाशी लेनी है तो कौन करेगी, महिला। महिला का मेडिकल चेकअप करना है तो कौन करेगी, महिला डॉक्टर। जहाँ जहाँ ये प्रावधान हो उसको एक जगह एकत्र करना है, क्योंकि महिलाओं से इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईपीसी में ऐसे अपराध बताइए जो केवल महिलाओं के प्रति हैं, सीआरपीसी में महिलाओं को कहाँ कहाँ प्रोटेक्शन है,
संविधान में कहाँ है? ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। आपका सुबह भी रेस जुडिकेटा या प्रांग न्याय बताया जा रहा था। पिछली बार इंटरव्यू में कई लोगों से ये पूछा गया कि आपका रेस जुडिकेटा या प्रांग न्याय कहाँ कहाँ समाहित है। तो जो लड़का कोरिलेशन न जानता हो कहाँ बता पाएगा। जो मान लीजिए सीपीसी केवल पढ़ा हो तो केवल 11 बता के शांत हो जाएंगे, जबकि 6-7 जगह क्या है रह जुट के पिछली बार कई लोगों से पूछा गया। तो इसीलिए आपका कोरिलेशन अति आवश्यक है। एक साथ कई चीज़ों को आपको पढ़ाया जाता है। आइए देखा जाए भाई, आपका पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार, यानी कि राइट टू अरेस्ट पर्सन। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसी दशा में उसकी जो पर्सनल लिबर्टी रहती हैं, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वह पूरी तरह छिन जाती हैं। यानी कि गिरफ्तारी का मतलब ये हुआ कि कानून के अनुसार किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्या कर लेना, छीन लेना। अतः ऐसी दशा में गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों का उल्लेख आपका हमारा संविधान भी करता है। इसके बाद आपका सीआरपीसी भी करती है। और गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों अधिकारों के लिए आपका जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम निर्णय हैं, जिसमें समय समय पर न्यायालयों ने भी कुछ गाइडलाइंस या डायरेक्शन दिया है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि संविधान भी लिखना पड़ेगा, सीआरपीसी भी लिखनी पड़ेगी, और आपको जो केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट गाइडलाइंस दिए हैं, उनको भी क्या करना पड़ेगा, मेंस में लिखना पड़ेगा। इंटरव्यू के लिए भी तैयार रखिए कि आप पूछ लिया जाता है कि अरेस्ट पर्सन के 5 राइट बताइए, तो तुरंत ये नहीं कि वहाँ मुंह बंद रखना है मौनी बाबा जैसे, तुरंत क्या करना है, वहाँ बोलना है। तो अब क्या क्या अधिकार हैं, एक एक अधिकार को देखा जाए। पहला अधिकार ये है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसे गिरफ्तारी का बेस बताया जाए, गिरफ्तारी का आधार बताया जाए, गिरफ्तारी का कारण बताया जाए। यानी कि गिरफ्तारी के आधार को जानने का अधिकार। अब ये अधिकार कहाँ कहाँ समाहित हैं, ये पहले देखना है कि ये जो राइट हैं, यानी कि एक उदाहरण से भी चलता रहा जाए। अगर मान लीजिए कि ए व्यक्ति हैं और इसे गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ए को अधिकार है, राइट है कि उसे गिरफ्तारी के आधारों को क्या किया जाए, बताया जाए। अर्थात पुलिस या सीबीआई या ईडी ने उसे क्यों गिरफ्तार किया है, क्या कारण है कि गिरफ्तार किया है, इसको बताए। और इसके लिए आपका देखिए कौन कौन सा अनुच्छेद लिखना है। तो सबसे पहले संविधान का अनुच्छेद 22 का क्लाज 1 डालेंगे। इसके बाद सीआरपीसी लिखेंगे, धारा 50 का क्लाज 1। सीआरपीसी की कौन सी धारा, आपका 50 का क्लाज 1। और इसी के साथ आपका सीआरपीसी की धारा 75। कोरिलेशन ज़्यादा होगा इधर। फिर एक बार देखिए तीनों में अंतर। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे यह अधिकार है कि गिरफ्तारी के आधारों को जल्द से जल्द उसे सूचित किया जाए। और ये अधिकार आपका संविधान और सीआरपीसी दोनों में दिया गया है। तो पहले जब भी लिखिए, क्योंकि संविधान सर्वोच्च विधि है, तो पहले सीआरपीसी न लिखिएगा। पहले आपका माने लिखना नहीं है पूरा, ये नहीं कि आपका बस ऊपर दर्शाना है कि संविधान का अनुच्छेद ये
तथा सीआरपीसी की धारा 50 का क्लास 1 और दूसरा कौन है 75। अब तीनों धाराओं को हम बता रहे हैं, लेकिन लिखते समय आपको उतना 3-3 4-4 लाइन ही लिखना है। अगर 4 लाइन भी आप लिख दिए तो 2 केस हो जाएगा 15 लाइन, यानी कि 3 पेज तो ऐसे आपका हो जाएगा 4-4 लाइन में। लेकिन डिटेल में पढ़ाते समय पढ़ाया जाता है भाई। आइए देखा जाए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 का क्लाज 1 आपका प्रत्येक गिरफ्त सामान्यतः प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को ये अधिकार देता है कि जब उसे गिरफ्तार किया जाएगा तो यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी के आधारों को उसे संसूचित किया जाएगा, बताया जाएगा। लेकिन आपका यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अगर गिरफ्तार किया जाता है तो तुरंत आधार बताने की आवश्यकता नहीं है। तो दो कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, ये अनुच्छेद 22 के क्लाज 3 में दिया गया है। विदेशी शत्रु एक हो गया और दूसरा निवारक निरोध विधि के तहत गिरफ्तार व्यक्ति। तो किन व्यक्तियों को बेस नहीं बताया जा गया गिरफ्तारी का? दो कौन कौन है? विदेशी शत्रु और कौन है? प्रिवेंटिव लॉ के तहत जिसको क्या किया जाता है अरेस्ट, जैसे कि रासुका लगा दिया गया, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा नियम, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, तमाम कानून है। आगे देखिए भाई आपका ये चूंकि हमारा फंडामेंटल राइट है, ये संवैधानिक ना मार दीजिएगा, कैसा अधिकार है, क्योंकि अनुच्छेद 22 के किसमें दिया है 1 और आपका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकार ही हैं। तो एक ये फंडामेंटल राइट है, इसका उल्लंघन होने पर हम सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं, ये नहीं कि नहीं कर सकते। अगला देखिए, हर जगह न भाई बैठाइए राजकिशोर जी। देखिए भाई आगे, अब आपका दो धाराएं, देखिए भाई बढ़ जाएंगे ना, चलिए। हाँ भाई चलिए, सीनियर लोग आ जाएं तो जूनियर लोग क्या करें, रास्ता खाली कर दें। जैसे पीएम आते हैं तो सीएम रास्ते से क्या करते हैं, पीएम के आगे सीएम की क्या औकात। भाई कहा जाता है ना, अब पीएम है तो 1 करोड़ का कोट पहनकर संगम में नहाएंगे, तो सीएम है तो 1 लाख का तो पहन लें। और संगम में क्या करें, तो संगम में क्यों लोग नहाते हैं, ताकि पूरा पाप क्या हो। और भाई लड़के भी नहाते हैं, सुबह भी बताया गया कि जो लोग भाई आपका ज़्यादा कह सकते हैं कि पाप धुलना चाहते हैं तो पांचों शाही स्नान करें और कौन स्वामी बन जाए, दंडी, और महामंडलेश्वर की उपाधि लें और चारों तरफ कोचिंग में वसूली अभियान क्या करें, शुरू करें। चुनाव लड़ना है तो ये करना है, महामंडलेश्वर ज़्यादा करते हैं। वैसे यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं आता, क्योंकि खुद वसूली वाले मौजूद हैं, वसूल लेंगे उन्हीं से। तो इतिहास रहा कि आज तक कोई आया नहीं। और आपका चुनाव विश्वविद्यालय में हो रहा था, उस दिन भी पूरी क्लास भरी चल रही थी, एपीयू का एग्जाम था आपका, एकदम उस नल तक जो लगा था वहां तक लोग बाइक पर, 50 लोग बाइक पर बैठकर और खड़े होकर बस लेक्चर सुनते थे। यानी ये भी स्थिति थी, और आ जाएगी वैकेंसी तो हालात क्या होंगे। अब फिर आपका मैंने फिर बाहर बैठा जाएगा पुराने लोगों को, भाई फिर बैक होइए। तो धारा आपका दो याद रखिएगा, कौन कौन, आपका विदेशी शत्रु और दूसरा कौन, निवारक। इनको तुरंत आधार भी नहीं बताना है। अब आइए, चूंकि ये एपेक्स लॉ में दिया है, हमारा फंडामेंटल राइट है, अतः इसे जो अन्य कानून बनते हैं उसमें समाहित किया जाता है। न भी समाहित सीआरपीसी में रहता तो संविधान वहाँ क्या कर जाता, काम। लेकिन और क्लियर करने के लिए क्या किया गया है, समाहित। तो तुरंत अब दो धाराएं सीआरपीसी की आई है। पहली धारा हम कौन लिखे हैं, 50(1) और दूसरी धारा 75। कम से कम दिमाग अभी बताया गया, फिर एक बार कॉन्सेप्ट बनाइए तब हम दोनों धारा बताएंगे।
41 से लेकर और 60A तक, यानी कि 41 से लेकर 60A तक की धाराएं कब लागू होगी? वारंट के बिना गिरफ्तारी के मामले में कि वारंट पर गिरफ्तारी के मामले में? वारंट के बिना। और जब न्यायालय ने वारंट जारी किया है तो कहाँ से कहाँ तक के सेक्शन पढ़ने हैं? 70 से लेकर कहाँ तक? 81। तो दोनों धाराएं थोड़ा गौर करिए। ये पहली धारा किस में आती है? वारंट के बिना गिरफ्तारी। और दूसरी धारा किस में आती है? वारंट पर। तो पहली धारा देखिए, यदि किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है तो सीआरपीसी की धारा 50 का क्लाज 1 बताता है कि यथाशीघ्र गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों को या कारणों को जल्दी से जल्दी क्या करेगा? बताएगा। ये वारंट के बिना तो कौन सी धारा लागू होगी? 50(1). अब आइए वारंट। अब देखिए वारंट, फिर देखिए भाई, यदि न्यायालय किसी व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी करता है गिरफ्तारी का तो वारंट के अंदर ही रीजन या कारण लिखा रहता है। न्यायालय लिखता है कि हम क्यों आपके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर रहे हैं। तो अगर पुलिस के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ, पुलिस वारंटी को गिरफ्तार कर ली, तो कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वारंट का सार बताया जाएगा। यानी कि वारंट में जो कारण लिखे गए हैं, आपका उन कारणों को क्या करना है? बता देना है। और ज़्यादा जिद करे तो वारंट क्या करना है? दिखा देना है कि लो ये तुम कारनामा किए हो और ये मजिस्ट्रेट साहब खुद तुम्हारे खिलाफ लिखे हैं, इस कारण से हम गिरफ्तारी का क्या कर रहे हैं? वारंट जारी कर रहे हैं। तो वारंट के बिना गिरफ्तारी करने में कारण या आधार बताया जाएगा। वारंट पर गिरफ्तार करने में आपका माने आधार न बता के गिरफ्तारी क्यों की गई है, इसका सार बताया जाएगा। तो सार का मतलब क्या हुआ? मुख्य चीज की पूरा डिटेल में मुख्य चीज। तो कब मुख्य मुख्य बातें बताई जाएंगी? जब वारंट जारी हुआ हो कि न हुआ हो? हुआ हो। और कब पूरा कारण बताया जाएगा? जब वारंट ना। तो वारंट पर अब भाई तीनों याद रखिएगा। अब अगला अधिकार है, ये पहला अधिकार समाप्त हो गया। हाँ, दोनों में लागू होगा। तो चूंकि वारंट में अलग से कारण लिखा रहता है तो मुख्य मुख्य चीजें बता दी जाए, बताया तो जा ही रहा है, भले ही डिटेल में नहीं, बल्कि वारंट में जो लिखा है और अंत में हमने ये भी बताया कि अगर आपका गिरफ्तार व्यक्ति मांग करता है तो वारंट उसे दिखाया जाएगा। दिखाया मैंने कहा जाएगा पढ़ो, और उसी में कारण क्या है लिखा। लेकिन सार मुख्य मुख्य चीजें तो बता ही जाएगी भाई। ये थोड़े कि कहीं लिखा है संविधान में कि वारंट के बिना या वारंट पर, दोनों में बताया जाएगा। लेकिन बस एक लाइन है, डिटेल में आपका वारंट के बिना और वारंट पर आपका सार बताया जाएगा, लेकिन बताया तो जाएगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। अगला देखिए भाई, जमानत, दूसरा अधिकार देखा जाए। जमानत के अधिकार के संबंध में संसूचित किए जाने का अधिकार। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जमानत के अधिकार के संबंध में संसूचित किए जाने का अधिकार, ये जो अधिकार है ये सीआरपीसी की धारा 50 के क्लाज 2 में दिया गया है। अब देखिए आपका क्या, फिर अपराधों को बांटना पड़ेगा भूमिका के लिए। आपका जमानत के उद्देश्य के लिए, बेल के उद्देश्य के लिए आपका अपराधों को सीआरपीसी 2 वर्गों में बांटती है। एक बेलेबुल ऑफेंस यानी कि जमानती अपराध, और दूसरा नॉन बेलेबुल ऑफेंस यानी कि गैर जमानती या अजमानती। जमानती अपराध में जमानत पाना अभियुक्त का अधिकार होता है,
और जबकि अजमानती में न्यायालय का क्या होता है, विवेकाधीन, चाहे दे या न दे। तो जब जब किसी व्यक्ति को जमानती अपराध में गिरफ्तार किया गया है, तो पुलिस का ये कर्तव्य है कि वह ऐसे व्यक्ति को जमानत के अधिकार के बारे में संसूचित करे। यानी कि पुलिस ये बताएगी ऐसे व्यक्ति को कि तुम जमानत पाने के क्या हो हकदार, थाने से भी जमानत मिल जाएगी, न्यायालय में जाओगे वहाँ भी खड़े खड़े जमानत मिल जाएगी। बस तुम ये करो कि जमानतदारों की व्यवस्था करो, यानी कि प्रतिभुओं की व्यवस्था करो, यानी कि जो तुम्हारी जमानत ले लें, बांड भरने की तैयारी करो। हम थाने से भी जमानत दे सकते हैं और कोर्ट में भेज दिए तो वहाँ भी तुम्हें जमानत से कोर्ट रोक नहीं सकता। तो ये कौन बताएगी, पुलिस किसको बताएगी, गिरफ्तार व्यक्ति को। लेकिन किस अपराध में बताइए तो, बेलेबुल की नॉन बेलेबुल, हाँ नॉन बेलेबुल में नहीं, क्योंकि आपका जमानती अधिकार में ही क्या है, आपका अधिकार है। अब आइए तीसरा अधिकार देखा जाए, बिना किसी विलंब के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का अधिकार। बिहार पूछा जा चुका है, कई लोग गलत करके आ गए। अरे भाई, जब 24 घंटा हम नहीं बता रहे हैं, आपका बस ये कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी या बिना किसी डिले के गिरफ्तार व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के पास क्या किया जाए, पेश। अधिकतम तो हमने बताया नहीं, अधिकतम तो इसके बाद चलेगा ना। अब बिहार में जो क्वेश्चन टेक्निकल, बस एक धारा कि किस धारा में सीआरपीसी के प्रावधान है, प्री में यह आया था कि अविलंब मजिस्ट्रेट के पास गिरफ्तार व्यक्ति को पेश किया जाना चाहिए। अविलंब मतलब जितना शीघ्रता से हो सके, जल्दी से हो सके। तो लोग दिमाग लगा दिए 24 घंटा, वो नहीं, इसके लिए सेक्शन अलग हैं। और किस सेक्शन में ये प्रावधान है सीआरपीसी के, 56। देखिए सीआरपीसी की धारा 56, रट कर जाइएगा, अभी 24 घंटे इसके बाद आएगा। सीआरपीसी की धारा 56 बताती है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो ऐसी दशा में उसे जितना जल्दी हो सके मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाना चाहिए। ये कौन सा सेक्शन है, 56। अब जितना जल्दी हो सके इसको थोड़ा बहुत एक लाइन आगे बढ़ाइए कि अधिकतम कितने घंटे तक पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को अपनी कस्टडी में रख सकती है, गिरफ्तार करके रख सकती हैं। तो ये अगला अधिकार होगा। और अगला अधिकार ये है कि मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक डिटेन या निरुद्धि के विरुद्ध अधिकार। इसका मतलब ये हुआ कि गिरफ्तार व्यक्ति को ये अधिकार है कि जब उसे गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उसे अभिरक्षा में न रखा जाए। तो भाई अविलंब आए, सतर्क रहना बिहार जैसे। अविलंब पेश किया जाए तो कौन सी धारा मारेंगे, 56। और 24 घंटे के अंदर पेश किया जाए तो तमाम नियम है। अब 24 घंटा देखिए, आपका 24 घंटे से अधिक नहीं, इसको भाई कई देखिए, एक तो संविधान के अनुच्छेद 22 का फर्स्ट टू टू है भाई, देखिए तो दो होना चाहिए हमारे हिसाब से, फर्स्ट बोल दिए तो एक बार देख लिया जाए भाई। जैसे टू है और लेकिन एक बार भाई देख लिया जाए, जब संदेह का लाभ ना दिया जाए भाई। वैसे भाई 99% श्योर हैं, लेकिन जब लोग ठीक है भाई, बेयर एक्ट है ही, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रखा रहता है।
हाँ 2 है भाई। तो पहला जो आपको पढ़ना होगा, देखिए यहाँ कोरिलेशन थोड़ा ज़्यादा होगा और हर एक एंगल से हम बताएंगे, और यही आपका इंटरव्यू के लिए भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। पहला आप पढ़िएगा अनुच्छेद 22 का क्लाज 2, ये फंडामेंटल राइट है। दूसरा आप सीआरपीसी में पढ़ेंगे नियम, सीआरपीसी में धारा 57 पढ़ेंगे। फिर आपका धारा 42 पढ़ेंगे, 42 पढ़ेंगे। फिर आपका धारा 76 पढ़ेंगे, फिर धारा 166 और फिर 151, 1 2 3 4 5। फिर एक बार देखिए भाई, यानी कि जो ये 24 आवर्स का या 24 घंटे का हम नियम बताएंगे, ये सीआरपीसी में 5 जगहों पर प्रावधानित किया गया है। ये याद रखिएगा इंटरव्यू के लिए। सभी धाराओं को हम बताएंगे, लेकिन पहले हम संविधान देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 22 के आपका उप अनुच्छेद 2 में जो एक फंडामेंटल राइट भी है प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को, ये हमारा संविधान मूल अधिकार देता है कि यात्रा के समय को छोड़कर किसी गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना कितने घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, 24। यानी कि पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे तक कोई रोक टोक नहीं है। अगर उससे अधिक रखना चाहती हैं तो मजिस्ट्रेट से क्या प्राप्त करे, आदेश। ये एक फंडामेंटल राइट है, इसका उल्लंघन मूल अधिकार का उल्लंघन होगा, और इसके लिए डायरेक्ट हम आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, और हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट की क्या कर सकते हैं, मांग, कि हमारी गिरफ्तारी अवैध है, 24 घंटे से अधिक रखा गया है, हमें छोड़ा जाए, इसकी डिमांड की जा सकती है। लेकिन हमें सीआर, अब आइए यहाँ एक बात और है कि यात्रा के समय को छोड़कर, यानी कि आपका अभियुक्त को जो लाने में यात्रा का समय लगा है, इस 24 घंटे में गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा, नहीं गिना जाएगा। यात्रा के समय को क्या किया जाएगा, 0 मान लिया जाएगा। लेकिन यह जो मूल अधिकार हैं, ये सीआर, हाँ, इसके 2 अपवाद हैं जहां 24 घंटे के अंदर पेश किया जाना आवश्यक नहीं है, इसको गिरफ्तार किया जाता है। तो 22 अनुच्छेद 22 के खंड 3 में 2 अपवाद दिए गए हैं। कौन कौन, एक विदेशी शत्रु और दूसरा कौन, प्रिवेंटिव लॉ के तहत गिरफ्तार व्यक्ति यानी कि निवारक निरोध। यानी कि 2 अपवाद हैं, याद रखिएगा। कहाँ दिए गए हैं, अनुच्छेद 22 के किस क्लाज में, आपका 3 में। ये जो 24 घंटे का नियम है, फिर बिहार और तमाम जगह क्वेश्चन बना है, ये आपका सीआरपीसी में 5 जगहों पर दिया गया है, और ये 5 जगहों पर उद्देश्य भिन्न भिन्न है। तो 2 2 लाइन में आपका उद्देश्य भी जानना है। ये 5 जो मैं सेक्शन बता रहा हूँ, ये 5 सेक्शन आपका भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए हैं, लेकिन एक ही नियम प्रतिपादित करते हैं, और कौन सा, 24 घंटे का है। तो आइए शुरू किया जाए। देखिए पहले ये दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं। आपका 57 और आपका 76, ये दोनों धाराएं एक साथ पढ़िएगा। अभी हमने कंसेप्ट आपका बनाया था कि बताइए 57 कब लागू होगी, वारंट के बिना गिरफ्तारी पर कि वारंट पर गिरफ्तारी, वारंट के बिना, क्योंकि कहाँ से कहाँ तक के एरिया में है, 41 से लेकर 60A, और गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है, कब गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वारंट पर कौन सी धारा लागू होगी, 76,
लेकिन दोनों में सेम नियम है कितने घंटे का। अब डिटेल में देखिए, पहले कंसेप्ट बनाया जाता है, ये अलग अलग है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है तो सेक्शन 57 ये बताता है कि बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के 24 घंटे से अधिक उसे निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। कौन सी धारा? अगर पुलिस के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ, पुलिस ने ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया, तो गिरफ्तारी के समय से कितने घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश कर दे? 24 घंटा। तो वारंट पर गिरफ्तार हुआ तो कौन सी धारा 24 घंटे का नियम बताती है? 76। वारंट के बिना गिरफ्तार हुआ है तो 57। ये तो पहले दो धारा निकाल लेनी चाहिए। अब आइए, धारा आपका 167 पढ़ा जाता है और ये धारा किससे रिलेटेड है? 57। अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट हो गया है और धारा 57 के तहत जो 24 घंटा पुलिस के पास है, पुलिस उस 24 घंटे में विवेचना या तफ्तीश या अन्वेषण पूरा नहीं करती तो 24 घंटे के अंदर, ऊपर नहीं जाना चाहिए, 24 घंटे के अंदर उसे, उस गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाना चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 167 में भी 24 घंटे का नियम आ गया। ये कब लागू होगा? जब पुलिस 24 घंटे में अभियुक्त से पूछताछ समाप्त नहीं कर पाती, यानी कि अन्वेषण कर पा रही हो कि न कर पा रही हो। तो कहाँ दिया गया कि 24 घंटे में आप रखिए अंडर में अपने, उसके बाद नहीं रख सकते? 57। और 57 से जोड़कर कौन सी धारा? स्पष्ट बेयरक में लिखा है, पहला लाइन 167। जब 57 के तहत विहित 24 घंटे के अंदर अन्वेषण या विवेचना पूरी न हो। मेंस में भी, प्री में भी खूब आता है, एक क्वेश्चन तो निश्चित आता है, बताया जाएगा। अब आपका दो धाराएं इधर बची, एक 42 और एक 151। 151 को हमने भूमिका में हल्का सा बताया था, प्रिवेंटिव अरेस्ट या निवारक गिरफ्तारी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ये उतावला है पप्पू जैसे या फेंकू जैसे, या पप्पू जैसे उतावला है कि वह कौन सा अपराध करेगा, मानेगा नहीं, तो आपका संज्ञेय, असंज्ञेय नहीं, कौन सा, यानी कि गंभीर अपराध, पुलिस को ये लगता है कि अपराध कर ही देगा तो हम क्या करेंगे, और जब तक इसे पहले गिरफ्तार न किया जाए अपराध करने से इस पप्पू को रोका नहीं जा सकता। अन्यथा न लीजिएगा भाई पप्पू को, ये नाम है, रानीत से न जोड़िएगा। ये नहीं कि रानीत से जोड़कर नाराज हो जाए आपका अंधभक्त कांग्रेस के। तो आपका ऐसी दशा में आपका नियम ये है कि जब पुलिस वारंट के बिना अपराध करने के पहले गिरफ्तार कर लेती है, भाई कितने समय तक गिरफ्तार करके थाने में रखे? 24। 24 घंटे के अंदर कहाँ पेश करें? मजिस्ट्रेट के पास। भाई कहाँ पेश करें? ये कब धारा लागू होगी? जब अपराध करने के पहले क्या किया गया हो? गिरफ्तार। याद रखिए, कौन सी धारा लागू होगी? 151। अब आइए 42 लास्ट में देखा जाए। धारा 42 देखिए भाई का क्या कहते हैं कि नॉन कॉग्निजेबल अपराध में, असंज्ञेय अपराध में पुलिस दो कंडीशन में किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। पहला कंडीशन है कि पुलिस के उपस्थिति में यदि कोई व्यक्ति असंज्ञेय अपराध करता है या पुलिस की उपस्थिति में किसी व्यक्ति पर इल्जाम लगाया जाता है कि इसी व्यक्ति ने असंज्ञेय अपराध किया है, मैंने सामने नहीं किया, पहले किया था, लेकिन अभियुक्त सामने क्या है? हाजिर। तो पुलिस ऐसे व्यक्ति का सही नाम तथा निवास
यानी कि सही नाम तथा पता ज्ञात करने के लिए वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। यदि ऐसा व्यक्ति सही नाम पता बता देता है तो बांड भरवा कर छोड़ देगी, और नहीं बताता है तो पुलिस कितने घंटे अपने अंडर में रखेगी और उसके बाद कहाँ पेश करे। लेकिन कब? जबकि नाम पता गलत बताए, या नाम पता बताने से क्या करे। देखिए क्या क्वेश्चन बना है कि असंज्ञेय मामलों में किस उद्देश्य के लिए वारंट के बिना गिरफ्तारी की जाती है। तो सही सही क्या जानने के लिए, नाम और निवास। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। कितनी कंडीशन में गिरफ्तार किया जा सकता है? दो। तो आगे बताया जाएगा, एक दो दिन में आ ही जाएगा डिटेल में। इस प्रकार आपका अब कोई समस्या हो 24 घंटे वाले नियम में, तब आपका अगला देखिए, आपका अगला ये है कि अपने परिचितों को गिरफ्तारी की सूचना दिलवाने का अधिकार। यानी कि आपका एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है जो गिरफ्तार कर लिया गया है, तो धारा 50 ACRPC और DK बसु का केस, DK पहले दिलीप कुमार बसु का केस है, डिटेल में आगे बताया जाएगा। दिलीप कुमार बसु के वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया था कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसके मनपसंद के व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी जाए कि कहाँ से गिरफ्तार हुआ और कहाँ रखा गया है। ये किस केस में आया? दिलीप कुमार बसु के केस में। इस केस में दिए गए निर्णय को 2005 में जब संशोधन हुआ तो CRPC में समाहित किया गया, और किस धारा में समाहित है? धारा 50 क या 50A, कैपिटल ए लिखा जाता है, नई धारा है। क्या है? अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति द्वारा नामित किसी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी की सूचना दी जाएगी, चाहे उसका मित्र हो, परिचित हो, माता पिता हो, भाई हो, जिसको वह कहेगा पुलिस सूचना देगी, और CD में लिखा जाएगा, GD में, कि किसको सूचना दी गई। ये आपका GD में क्या किया जाएगा? दर्ज भी किया जाएगा। CD में भी जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश होगा तो आगे बताया जाएगा डिटेल में। मजिस्ट्रेट ये देखेंगे कि क्या इस नियम का पालन किया गया है कि नहीं, यानी कि क्या इसके घर वालों को गिरफ्तारी की सूचना दी गई है कि नहीं। ये मजिस्ट्रेट का भी कर्तव्य है कि वो डायरी में क्या करें, देखें, और ये कर्तव्य है आपका। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलाहाबाद शहर है, कोई लड़का कोई अपराध करते हुए पकड़ा गया, मान लीजिए मोबाइल छिनैती करते हुए ही पकड़ा गया, थाने पर गया, तो घर वालों को सूचना दे दी जाएगी। तो वाकई आपका धान जैसे कूटेंगे भी और कहेंगे कि अब पढ़ाई कर लिए बबुआ, कहाँ चलो, अन्यथा न लीजिएगा ये भी सब, क्योंकि भाई बबुआ पढ़ाई कर लिए, अब चलो घर चलो, और कूट काट के कहाँ ले जाएंगे घर। तो अच्छा क्या रहेगा बताइए, तो किसको सूचना दी जाए? आपका मित्रों को या मित्रियों को? यानी कि नहीं भाई, देखिए फिर शब्द वापस लिए जाते हैं भाई। यानी कि आपका यानी कि या तो सहेला को या सहेली को, लेकिन सही शब्द क्या है भाई, देखिए उसको क्या बोला जाए, बताइए, पर ये दिमाग काम नहीं कर रहा है हमारा। हाँ, महिला मित्र या पुरुष मित्र, ये वाक्य सही रहेगा। और जाके सूचना दिया जाएगा, मैंने आप परिचितों को भी सूचना दिलवा सकते हैं, अन्यथा न लीजिए, उदाहरण के रूप में लीजिए। अगला अधिकार देखिए, अनावश्यक प्रतिबंधों के विरुद्ध अधिकार। यानी कि आपका अनावश्यक प्रतिबंधों के विरुद्ध अधिकार, इस पर सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन का केस पढ़ना है, और जो सेक्शन पढ़ना है CRPC के 49, यानी कि ये भी अधिकार है। गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसे उतना ही निरुद्ध किया जाए
उस पर उतना ही प्रतिबंध लगाया जाए जितना कि निकल भागने से अभिरक्षा से रोकने के लिए, निकल भागने के लिए क्या हो आवश्यक। और हथकड़ी तभी लगाई जाए जब कारण बताइए कि ये नहीं लगाई जाती तो क्या होता, निकल के भाग जाता है। इस पर डी के बसु का भी केस है। और एक केस याद रखिएगा कौन सा है, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। और सीआरपीसी की किस धारा में है कि आपका, बेर एक सेकंड भाई, क्या लिखा है, नहीं 49 भाई, एक बार पढ़ दे रहे हैं। अनावश्यक अवरोध न करना। देखिए, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरुद्ध न किया जाएगा जितना उसको निकल भागने से, यानी कि अभिरक्षा से निकल भागने से रोकने के लिए क्या हो आवश्यक। हथकड़ी वाला केस याद रखिए, ठीक है, बसु में भी आया लेकिन शुद्ध रूप से कौन है, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। हथकड़ी तभी लगाइए जब निकल भागने की क्या हो संभावना, नहीं संभावना हो। कोर्ट वोट में देखते होंगे सम्मानित व्यक्ति जब पेश किए जाते हैं तो कभी भी हथकड़ी नहीं, वो आराम से पायजामा कुर्ता और सफ़ेद चादर ओढ़कर क्या करते हैं, सदरी चलते रहते हैं। अब पुलिस वाले लगते हैं कि जैसे बॉडीगार्ड चल रहे हैं, वैसे दुबक के चलते हैं, जो बदमाश गुंडे मवाली हैं। और आम आदमी को तो हथकड़ी पहना देंगे, गाली भी देंगे, उनको गाली देंगे तो ठुकवा देंगे। तो आपका अलग नियम है, यानी कि आपका ये भी है। तो आपका इस केस में हुआ क्या था, एक लाइन और लास्ट में, कि आपका जेल में एक कैदी बंद था, उसको आपका हथकड़ी और पैकड़ लगा के जेल में भी रखा जाता था कि कहीं जेल की दीवार फांद के भाग न जाए। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल से कहाँ भाग सकता है, इतना आसान है, संभावना कहाँ है। ये पकड़ और हथकड़ी न लगाइए, भले अलग बैरक में रखिए वो अलग बात है, सुरक्षा करिए, लेकिन ये पैर बांधकर लोहे से और हाथ बांधकर न रखिए, क्योंकि गिरफ्तार व्यक्ति का भी ह्यूमन राइट है, मानवाधिकार है। ये नहीं कि अपराध कर दिया तो सारे मानवाधिकार उसके खत्म हो गए। वो भी मानव है, भले अपराधी हो, एक मानव की तरह उसके साथ क्या किया जाए तो आगे बताया जाएगा कल कहानी भाई। अभी आपका कल, इसके बाद आपका अवैध गिरफ्तारी बताना है, फिर निवारक गिरफ्तारी, जजों की गिरफ्तारी। पहले ये सामान्य क्वेश्चन हो जाए तभी सेक्शन शुरू होगा, मैं बता दूं।